बिस्मिल्लाह इब्राहिम। अमेरिकन लिटरेरी मूवमेंट्स की पहली वीडियो का आगाज करते हैं। पहली वीडियो में प्यूरिटनिज्म, एनलाइटनमेंट, अमेरिकन रोमांटिसिज्म और ट्रांसेंडेंटलिज्म के बारे में बात करेंगे। जैसा कि लिटरेरी मूवमेंट्स के मुतालिक मैं पहले भी आगाह कर चुका हूँ, लिटरेरी मूवमेंट्स लिटरेचर को पार्ट्स में डिवाइड करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें हम जॉनरास या एज के बरखिलाफ या ऑपोजिट टू दैट एज एंड डिवीजन बाय एनी काइंड ऑफ you can say that genre, we divide it into different kind of political, philosophical or literary thoughts. So it would be very convenient for the readers or the audience so that they become to understand the division of philosophies, division of ideologies on the basis of these kind of literary movements. तो अब हम स्टार्ट करेंगे अमेरिका में आगाज होने वाली प्यूरिटनिज्म, जो एक हमें मूवमेंट नजर आती है। प्यूरिटनिज्म 1472 से लेकर 1750 तक इसका दौर रहा। इस दौर में खास तौर पर सरमन्स, डायरीज वगैरह लिखी जाती रही हैं, हिस्ट्रीज लिखी जाती रही हैं, पर्सनल पोइम्स वगैरह लिखी जाती रही हैं। प्यूरिटनिज्म कहाँ से आया? प्यूरिटन वो लोग थे बेसिकली जो कि रिलीजियस एलिमेंट्स जो हैं, दे वांटेड टू पर्ज द कैथोलिक एलिमेंट्स और डेविएशन ऑफ थॉट और टीचिंग्स of Catholics from the origin religion of Christianity. तो ये आप इनको प्यूरिटन कह सकते हैं। स्ट्रिक्ट किस्म की कोड या प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहते थे। इंग्लिश प्रोटेस्टेंट्स आप इनको कह सकते हैं। दे sought to purify the Church of England and Roman Catholic practices. और की ऑथर्स में अगर आप बात करें तो जोनाथन एडवर्ड्स फिलोसोफर हैं, उनकी फेमस किताबें द लाइफ ऑफ डेविड ब्रेनियार्ड, द फ्रीडम ऑफ द विल वगैरह मशहूर हैं। इसके अलावा इनका जो सरमन है सिनर्स इन द हैंड ऑफ एन एंग्री गॉड, ये इन्होंने ग्रेट अवेकनिंग में बहुत ज्यादा रोल प्ले किया। अब ग्रेट अवेकनिंग एक वो टाइम पीरियड था जिसमें रिलीजियस किस्म की एक जो है ना वो आगाही या आप कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग का आगाज हुआ, कन्विक्शन का, और इस चीज का कि जो है रिलीजन की एग्जिस्टेंस है और रिलीजियस वैल्यूज के ऊपर फोर्स करना, ये तमाम चीजें प्यूरिटनिज्म जो है लिटरेचर का खास तौर पर वो रहा है, हॉलमार्क रहा है। अगर आप देखें तो प्यूरिटन लिटरेचर यूटिलिटेरियन था, यानी फॉर पर्पसफुलनेस, पर्सनल था, डायरीज, पर्सनल व्यूज वगैरह और रिलीजियस व्यूज को शो करता रहा। अगर आप देखें फर्स्ट ग्रेट अवेकनिंग को, तो इवेंजलिकल प्रोटेस्टेंट मिनिस्टर्स ने इसको लेड किया। शार्प इंक्रीज इंटरेस्ट इन रिलीजन इसमें दिखाया जाता है। इसके अलावा न्यू रिलीजियस फैक्शंस भी हमें नजर आते हैं, और ये तमाम चीजें इस प्यूरिटनिज्म पीरियड का यानी आप कह सकते हैं दौर था। अब इस सारे पीरियड में आपको मैं ये बताऊंगा कि 1607 में पहली दफा जो कॉलोनी बनी, बरतानिया से लोग आए, दे माइग्रेटेड फ्रॉम इंग्लैंड, और यहाँ पे आकर उन्होंने अपनी कॉलोनी सेट की, और वो इब्तदाई चंद कॉलोनीज बाद में बढ़ते बढ़ते न्यू इंग्लैंड कहलाने लगी। अब न्यू इंग्लैंड में जो इब्तदाई 13 कॉलोनीज थी, जिसको आप कह सकते हैं नॉर्दर्न साइड पर, वो कॉलोनी थी जिन्होंने बरतानिया से आजादी दी। इसके साथ ही जो फैक्ट में मैं आपको बताऊं, एंग्लिकन चर्च पहला दफा जो सेपरेट हुआ है वो कैथोलिसिज्म से, वो 1534 में। एंग्लिकन चर्च बरतानिया के चर्च को कहा जाता है। एनलाइटनमेंट एंड रेवोल्यूशन, एनलाइटनमेंट वो लिटरेरी मूवमेंट है जिसका फोकस रीजन, लॉजिक, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस करता है। यूरोपियन लिटरेरी मूवमेंट्स है, डेफिनेटली इट हैड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड। रेवोल्यूशन इसलिए ऐड किया इसके अंदर कि इसमें अमेरिका के अंदर जो ये पॉलिटिकल थॉट, ये जो आइडियाज हैं एनलाइटनमेंट के, इट हेल्प इन्फ्लुएंस और ट्रिगर्ड, you can say that played a vital role in the development or shaping the ideology of America, and also help get the independence from British Empire. तो एनलाइटनमेंट में अगर आप देखें तो एक ऐसी फिलोसफिकल मूवमेंट है जो कि 17th सेंचुरी में फोकस किया इसने, साइंटिफिक मेथड, प्रोग्रेस और रीजन को वजह बनाया। प्यूरिटनिकल आइडियाज के बरखिलाफ इन्होंने रीजन के जरिए किसी भी मामला फहमी या जान तक पहुंचने के लिए जो है ना वो अपना बनाया। आइडियाज अगर हम देखें, डेइज्म, लिबरलिज्म, रिपब्लिकनिज्म, कंजर्वेटिज्म, टॉलरेशन एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस इनके की आइडियाज है जिनके ऊपर बाद में हम रोशनी कर डालेंगे। डेइज्म एक ऐसी फिलोसफी जिसको एज ऑफ रीजन में जो है वो थॉमस पेन ने डिक्लाइन, उसमें आप कह सकते हैं प्रोपगेट किया। एज ऑफ रीजन में ही चैलेंजेस द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन, और यू कैन से दैट legitimacy of a Bible, or moreover you can say also add that in Age of Reason he promoted natural religion.
नेचुरल रिलीजन से मुराद एक ऐसा रिलीजन है दैट शुड बी गवर्न्ड बाय रीजन, नॉट विद एनी यू कैन से दैट इंटरमीडियरी और any other scientific revelation or with the aid of any डिवाइन इंटरवेंशन। और इसके अलावा कॉमन सेंस में एक 17 पेज का पंफलेट है, इट इज वाइडली इट वाज वाइडली रेड एंड स्टिल इन प्रिंट फॉर्म। ये पंफलेट में ही एडवोकेटेड द राइट ऑफ अमेरिकन colonies to separate from British Empire and have their own they have their own country। तो इस कॉमन सेंस में इन्होंने एडवोकेट किया अमेरिकन इंडिपेंडेंस को। इसके अलावा द राइट्स ऑफ मैन 1791 में इन्होंने जो लिखा उसमें इन्होंने इनवायलेबिलिटी ऑफ मैन है, डिग्निटी ऑफ मैन है, इसके अलावा फ्रीडम, पर्सनल इंटेग्रिटी, पर्सनल वैल्यूज, freedom to take up the arm, freedom to take up any kind of decision, ये तमाम वो चीजें जो प्रोपोगेट किए थॉमस मैन ने। इसके अलावा जो पहला नॉवल लिखा जाता है अमेरिकन नॉवल विलियम हिल ब्राउन ने लिखा, ट्रायम्फ ऑफ नेचर, या आप कह सकते हैं द पावर ऑफ सिंपैथी, 1789 में वो भी इस दौर में लिखा जाए। अब जो पोइट ऑफ रेवोल्यूशन है फिलिप फ्रेनाओ, वो इस हवाले से मशहूर हैं, जो कि उस दौर में रेवोल्यूशनरी पोइम्स लिखा करते थे। तो ये इस दौर के इंपॉर्टेंट पोइट आप इनको तस्वीर कर सकते हैं। अब अगर हम इनकी फिलोसफीज के ऊपर बात करें तो डेइज्म एक ऐसी फिलोसफी है जो कि फोकस करती है कि मैन रिलेशनशिप टू द गॉड और इनलाइटनमेंट आइडियाज के जरिए कि थ्रू रीजन, लॉजिक और रैशनैलिटी मैन शुड हैव a relation with the god. They do agree that the Christian hierarchical elements are present, but they do not believe in any kind of divine intervention or the hierarchy of religious messengers। तो ये इस तरीके से लिबरलिज्म फोकस करती है कि अपनी आज़ादी, अपनी खुद मुख्तारी पर कोई दाव ना लगे। और राइट्स, यूएस बिल ऑफ राइट्स एक इंपॉर्टेंट फीचर है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का। 10 अमेंडमेंट्स हैं जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, रिलीजन को जो है ना वो इनहेंस किया गया। रिपब्लिकनिज्म आप कह सकते हैं कि इट फोकस ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजंस, इट ग्रांट्स देम individuality, it grants them freedom, it is against aristocracy and oligarchy। तो ये आप देख सकते हैं इसमें रिपब्लिकनिज्म में। कंजर्वेटिज्म की अगर बात करें तो इट ट्राइज टू मेंटेन द स्टेटस को, और इट रिलाइज ऑन द ट्रेडिशनल सोसाइटीज और वैल्यूज। तो ये लिमिटेड गवर्नमेंट को फोकस करती है और स्टेट के राइट्स को प्रोपोगेट करती है। अमेरिका में स्टेट के राइट्स को ज्यादा वैल्यू दी जाती रही शुरू में, और फ्री मार्केट ह्यूमन डिग्निटी को जो है वो प्रोपोगेट करती है। फॉर अमेरिकन एनलाइटनमेंट थिंकर्स की बात की जाए तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस जेफरसन, जो कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को ड्राफ्ट किया जिन्होंने, जेम्स मेडिसन फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और जॉन एडम्स वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा इंस्पायरिंग इवेंट्स में बात करें तो उस दौर में अमेरिका में जो है वो इंडिपेंडेंस जो है वो रेवोल्यूशनरी वॉर चल रही थी, और उस वॉर जो है वो 1775 में शुरू हुई और 1776 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का ऐलान किया गया। अगरचे वॉर 1782 के करीब तक जारी रही है ब्रिटिश फोर्सेस से। अगर इसके ऊपर बात की जाए कि क्या वजह थी, क्यों ऐसा लड़ाई हुई, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि ब्रिटिश एम्पायर इम्पोज सम काइंड ऑफ टैक्सेस लाइक टैक्सेस ऑन पेपर, फिर इसके अलावा टी के ऊपर ये जो है उन्होंने टैक्स लगाया। कुछ इस तरह के पॉल्स थे that they mandated on these American colonies, and ultimately they led some kind of movement, revolutionary movement against the British Empire, so that they may take independence from the British Empire. So this is how they succeeded in getting independence from a British Empire। अब अमेरिकन रोमांटिसिज्म के अगर देखा जाए तो रोमांटिक एलिमेंट्स, जो रोमांटिक मूवमेंट है वो बरतानिया में शुरू हुई 1795 से लेकर 1832 का हमें पीरियड नजर आता है। तो 1795 से तो उस पीरियड में अब कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ का हमें नाम आता है। तो रोमांटिक जो एलिमेंट है वो, these elements are characterized by individual freedom, a preference, or you can say the superiority of feelings, emotions, rejection of logic, rejection of reason,
or superiority of men, celebration of celebration of nature, celebration of you can say that melancholy, solitude. So these are the important element of romanticism. These are quite evident in the literary work of the great American authors. अब इसमें अगर आप देखें तो वॉशिंगटन आर्विंग के जो वर्क हैं प्रोज के, उसमें बायोग्राफीज हैं, लेजेंड रिप वैन विंकल एक शॉर्ट स्टोरी है जिसमें when somebody wakes up from sleep he finds that everything around him is changed, हर चीज बदल गई है और the world has changed actually. The Legend of Sleepy Hollow, a biography, Prophet Muhammad peace be upon him, Oliver Goldsmith और जॉर्ज वाशिंगटन की लिखी, नथानियल हॉथॉर्न की द ट्वाइस टोल्ड टेल्स, स्कारलेट लेटर इन्होंने लिखा, जो कि सेटिंग तो पुरानी थी उसकी 17th सेंचुरी में, लेकिन उस दौर में लिखा, बहुत मशहूर हो। द हाउस ऑफ सेवन गैबल्स गॉथिक नॉवल इन्होंने लिखा। एम्ब्रूस बियर्स की जो डिक्शनरी है द डेविल्स डिक्शनरी मशहूर है इस हवाले से। इसके अलावा बाकी भी इंपॉर्टेंट वर्क उन्होंने लिखे। अमेरिकन रोमांटिक्स किस चीज से प्रिऑक्युपाइड थे? अमेरिकन रोमांटिक्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज से चैंपियन करते थे, इसके अलावा फ्रीडम, इंडिविजुअल लिबर्टी को फोकस करते थे और अपनी किसी भी तरीके से लिबर्टी पे कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते थे। डार्केस्ट एस्पेक्ट ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री को भी इन्होंने दिखा। अमेरिकन रोमांटिक मूवमेंट्स को अगर हम लिटरेरी फिगर्स को देखें तो अगर हम इसके की फीचर देखें तो हमें सिंबलिज्म नजर आएगी। अब सिंबलिज्म में हर्मन मेलविल के मॉबी डिक, जिसमें एक सेलर जो है इस्माइल, उसकी एक जर्नी है जिसमें वो कैप्टन अहाब उसकी वेंजेंस या रिवेंज बेस्ड एक स्टोरी को जो है वो नरेट करता है। रेड लेटर ए स्कारलेट लेटर का भी एक सिंबॉलिक एलिमेंट वो पेश करता है, जैसे कि हमें सुपरनैचुरल एलिमेंट्स में हमें अगर कॉलरिज में देखें तो एल्बर्ट्रूस हमें नजर आता है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर में। हर्मन मेलविल जो ये 1851 में पब्लिश हुआ, और टाइपी जो है एक रोमांटिसाइज अकाउंट है इस एक्सपीरियंस इन पॉलिनेशिया एक सेलर की। अब आइडियाज और इसके अलावा अगर आप देखें तो सिंबलिज्म में आइडियाज और इमोशंस को पोर्ट्रे करने की कोशिश की दैट आर बियॉन्ड ऑर्डिनरी लैंग्वेज। एमर्सन ने अमेरिकन स्कॉलर 1837 में एक स्पीच डिलीवर की, जिस स्पीच में वो ये बताना चाहते थे कि किस तरीके से अमेरिकन स्कॉलर्स को दे शुड रिलाई ऑन देयर ओन नॉलेज इंस्टेड ऑफ हैविंग डिपेंडेंस ऑन अमेरिका यूरोपियन वैल्यूज। इसके अलावा हमें वॉल्ट व्हिटमैन जो न्यू कन्वेंशन हमें पोइट्री की नजर आती है, एक्सपेरिमेंटेशन नजर आती है, फ्री वर्ड्स के इस्तेमाल वॉल्ट व्हिटमैन नजर आते हैं, जिसको एज़रा पॉन्ड ने कहा कि ही इज अमेरिका। इसके अलावा नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट मूवमेंट, नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट एटीट्यूड हमें वॉल्डन या सिविल डिसोबीडियंस जो वर्क हेनरी डेविड थॉरो ने लिखा वो हमें नजर आता है। इंडिविजुअलिज्म, सेल्फ रिलायंस, इमेजिनेशन एंड इमोशन, ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है अमेरिकन रोमांटिसिज्म मूवमेंट का। एडगर एलन पो का वर्क जो कि इमेजिनेटिव होने के साथ साथ गोथिक एलिमेंट भी शो करता है। नबेली रेवन इंपॉर्टेंट की poems है टेलटेल हर्ड, द कास्क ऑफ एमोंटेरालो और सुपरनैचुरल हॉरर स्टोरी जो फॉल ऑफ हाउस ऑफ उशर, जिसमें ड्रॉड्रिक उशर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि अननेम्ड किस्म की डिजीज से सफर कर रहा है और उस डिजीज में आने के बाद वो अपनी एक सिस्टर को जो है वो अलेजिडली मर्डर करता है और बाद में वो घर की तबाह जो है वो अननेम नरेटर के जरिए बताई जाती है कि क्या होता है। तो ये तमाम चीजें हमें अमेरिकन रोमांटिसिज्म में नजर आती हैं। अगर हम हिस्ट्री बेस को ट्रेस करें तो किस तरीके से 13 जो कॉलोनीज हैं उन्होंने इंडिपेंडेंसली जो है वो आज़ादी ली है और ये 1783 तक वॉर चलती रही। फिर इसके अलावा हमें परचेज के बारे में भी कुछ चीजें नजर आती हैं। पहले इंडिपेंडेंस होती है 13 कॉलोनीज की और उसके बाद जो एक्सपेंशन होती है अमेरिका जो इस वक्त फैल कर 50 कॉलोनीज तक बन चुका, स्टेट्स तक बन चुका, 15 स्टेट्स तो उसको वेस्ट वर्ड एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है, और उस एक्सपेंशन में जो है उन्होंने बहुत सारे परचेज किए, कुछ जबरी तौर पर, कुछ फाइट करके और कुछ जो है वो उन्होंने खुद कब्जा कर लिया। रेड इंडियंस को दे पुश द रेड इंडियंस टुवर्ड वेस्ट। तो ये तमाम चीजें हमें नजर आती हैं। इसके अलावा एमर्सन अपने पब्लिकेशन 1841 में सेल्फ रिलायंट के नेथानियल हॉथॉर्न अब स्कारलेट लेटर पब्लिश करते हैं और कांग्रेस फ्यूजिटिव स्लेव एक्ट जो है वो पास करती है कि कोई स्लेव अगर भाग गया है तो वो मास्टर को वापस कर दिया जाएगा। तो ये तमाम चीजें नाराज की एबोल्यूशनिस्ट को जो कि इस हक में थे कि स्लेव्स को आजादी दे देनी चाहिए। अमेरिका में नॉर्थ और साउथ इस मामले को लेकर बहुत संजीदा थे। नॉर्थर्न इंडस्ट्रियल रिलायंस थे और जो साउदर्न स्टेट थी वो एग्रेरियन सोसाइटीज थी, तो वो स्लेव्स को लेना चाहते थे। तो स्लेव्स की वजह से बहुत ही रेशियली डिवाइडेड रहा मुल्क और इसकी वजह से सिविल वॉर भी रही 1861 से लेकर 18
1965 तक। अमेंडमेंट भी हुई बट स्टिल उसकी प्रॉब्लम रहे कुछ। हमन मेलविल ने मॉबी डिक पब्लिश किया, कॉल मी इस्माइल पहली जो स्टार्टिंग उसकी फ्रेज है। अमेरिकन रोमांटिसिज्म की अगर देखें, 1854 में वॉल्डन पब्लिश हुआ। सेल्फ रिलायंस, इंडिविजुअलिटी, पर्सनल फ्रीडम को इन्होंने प्रोपोगेट किया। वॉल्ट व्हिटमैन लीव्स ऑफ ग्रास पहला एडिशन आता है, जिसके बाद में भी कुछ के मुताबिक 6 और कुछ के मुताबिक 9 एडिशन हुए। आखिरी डेथ बेड एडिशन उसका नाम था। अमेरिकन सिविल वॉर जारी रही, जिसके आखिर में अगरचे आप ब्लैक अमेरिकन को इंडिपेंडेंस या स्लेवरी से आजादी तो मिल गई, लेकिन इट वाज अ लॉन्ग डिस्टेंस ड्रीम that had yet to be fulfilled। और सिविल राइट मूवमेंट भी चलती रही बाद में 100 इयर्स के बाद भी। तो स्टिल देयर इज यू कैन से दैट racially division in American society। और अमेरिकन सिविल वॉर के एंड में जो है अब्राहम लिंकन का जो मर्डर होता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। वॉल्ट व्हिटमैन फ्यूनरल 1892, उसके बाद आप कह सकते हैं अमेरिकन रोमांटिसिज्म मूवमेंट जो है उसका डिक्लाइन हमें नजर आता है। अब अगर हम ट्रांसेंडेंटलिज्म की बात करें, तो ट्रांसेंडेंटलिज्म के वो तमाम एलिमेंट हमें जो है कुछ एलिमेंट हमें जो है इसमें रोमांटिक मूवमेंट में भी नजर आएंगे। एक ऐसी फिलोसॉफिकल मूवमेंट जो कि 1830 से लेकर 18 यानी 1820 30 से लेकर 1815 तक तकरीबन इसका राइज रहा। और अगर की वर्क ऑथर्स देख लें हमें, तो एमर्सन और हेनरी डेविड thoreau हमें नजर आते हैं। अगर ट्रांसेंडेंटलिज्म मूवमेंट की बुनियाद एक ट्रांसेंडेंटल क्लब के बाद रखी गई, जिसमें बहुत सारे आथर्स थे, सिर्फ एक जो है ये दो आथर नहीं थे, फीमेल ऑथर्स भी थी। तो उसके बाद से इन्होंने एक मैगजीन भी शाया करना शुरू किया। उस मैगजीन का नाम था डायल, जो कि अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिस्ट मैगजीन था, जो कि फोकस करता था ट्रांसेंडेंटलिस्ट ऑथर्स को और दिखाता था कि वो क्या लिखना या बोलना चाहते हैं। ट्रांसेंडेंटलिस्ट जो थे उनके व्यूज क्या थे? सेल्फ रिलायंस के ऊपर और ऑर्गेनाइज रिलीजन पे बिलीव नहीं करते थे। इंटरमीडियरी किसी के ऊपर बिलीव नहीं करते थे। दे वो करते थे कि जो इनसाइट एक्सपीरियंस है, ये स्पिरिचुअल नॉलेज है, इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन लॉजिक, डिडक्शन और रीजन। इसके अलावा वो नेचर को सेलिब्रेट करते थे, और इसके अलावा वो कहते थे मैन शुड हैव नो राइट टू डिस्ट्रॉय द नेचर। इसके अलावा नो इंटरमीडियरी, नो एनी काइंड ऑफ religious instructions are required for spiritual insight. They were opposed to materialism aspect of society। ट्रांसेंडेंटल क्लब की बुनियाद 1836 में एमर्सन और हेनरी हैज ने रखी। इसके साथ और भी बहुत सारे मेंबर्स थे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट मैगजीन आपके सामने बता दी। अब ट्रांसेंडेंटलिज्म को डिक्शनरी जो है मरियम वेबस्टर कैसे डिफाइन करती है? फिलोसॉफिकल a philosophy that says that thought and spiritual things are more real than ordinary human experiences and material things। यानी मटेरियल थिंग्स कोई वैल्यू नहीं, इसके अलावा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस जो है, अगर चाहे इसकी वैल्यू दी जाती है ट्रांसेंडेंटलिज्म में। अगर हम देखें जो वॉल्डन में हेनरी डेविड थॉरो ने अपने ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस को किस तरीके से स्पिरिचुअलाइज करके बयान किया, लेकिन फिर भी थॉट, लॉजिक या डिडक्शन या रीजन, इन तमाम चीजों का जो है वो इनको दे आर पुट टू सम काइंड ऑफ नो वैल्यू और रिड्यूस टू नथिंग। इंपॉर्टेंट फिलोसफर में एमर्सन, हेनरी डेविड थोरो और मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो कि बाद में आने वाले सिविल राइट मूवमेंट के रूहे फरमा थे, उनका भी जिक्र आप कर सकते हैं। सिविल डिसोबीडियंस एक इंपॉर्टेंट हॉलमार्क है इसका, जो आपके सामने सिविल नाफरमानी की तहरीकें चलती हैं या किसी तरीके से, तो आप कह सकते हैं कि हेनरी डेविड थोरो ने बाद में आने वाले लोगों को भी मुतासिर किया। सिविल डिसोबीडियंस एक इन्होंने पंफलेट लिखा था ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। और इस पंफलेट में इन्होंने हुकूमत की जबराना तौर पे टायरानिकल ऑर्डर्स को मानने से इनकार किया। ही रिफ्यूज टू पे द पॉल टैक्स और इवेंचुअली हैड टू स्टे इन द जेल। सेल्फ रिलायंस की उम्दा मिसाल हमें इनकी किताब वॉल्डन से मिलती है, जो कि एक पौंड में इन्होंने कुछ वक्त गुजारा, एक पौंड के करीब 2 साल 2 माह और 2 दिन का वक्त गुजारा, और जो कि मलकियत थी इनके फ्रेंड रॉल्फ वाल्डो एमर्सन की। मैसेचुसेट्स कॉन्वेंट में इन्होंने कुछ वक्त गुजारा, और उस एक्सपीरियंसेस को इन्होंने फिर जो है वो बयान किया, वो बहुत ही जो है मशहूर है। सेल्फ रिलायंस, अपने खुद इन्हिसारी के ऊपर, और ये तमाम बातें हमें इनके वर्क में नजर आती है। नॉन कॉन्फॉर्मिटी से मुराद ऐसे चीजों के असूल ना मानना जो कि सोसाइटी ने बाइंड कर दी, दैट हैव बाइंड अपॉन द पीपल, तो उन वो चीजें हमें नजर आती हैं। तो पीपल रेजिस्ट। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि ये ऐसी चीजें जिनको सोसाइटी जो है ना वो स्ट्रिक्ट कर देती है, उनसे हटने का नाम या उनको तोड़ने का नाम। इसकी एक उम्दा सी मिसाल जो है आप ये सकते हैं
कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है ही रिफ्यूज एनी काइंड ऑफ इंफीरियरिटी ऑन 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 द बेसिस ऑफ कलर ऑफ स्किन। तो ये हमें एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट नजर आती है। तो तमाम इस तरह के लोग जो मानने वाले हैं ट्रांसेंडेंटलिस्ट एलिमेंट को, इन तमाम चीजों से इनकार करते हुए नजर आते हैं। के साथ ही हमारा ये पहला पार्ट खत्म हुआ। मजीद वीडियोस के लिए सब्सक्रिप्शन जो है उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, उसको आप जरूर देखिएगा।